माई सेल्फ उदित महेश्वरी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। चैप्टर के टू डू पॉइंट्स में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें पहला है वैल्यू एडेड मेथड। इसमें वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताया जाएगा कि वैल्यू एडेड मेथड में हम किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जिसमें ये भी देखा जाता है कि डबल काउंटिंग हम किस तरीके से उसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स और हमारे पास फाइनल गुड्स की वैल्यू दे रखी होती है, तो हम केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, तो किस तरीके से हटाएंगे। इनकम मेथड विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर और कंजप्शंस एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास 3 मेथड होंगे जो हमें इस चैप्टर के अंदर बताना है। तो हम एक एक टॉपिक को लेके हम चलेंगे। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखो पहला टॉपिक जो मेरा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे, सर्कुलर फ्लो मॉडल में चैप्टर 2 जो हमारे पास दे रखा था उसमें सर्कुलर फ्लो मॉडल मैंने आपको बताया था, रिवील्स दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। 3 तरीके से हम देख सकते हैं। फर्स्ट एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडिशन जो हम कर रहे हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट है एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, इनकम जनरेट जो हमने बताया था फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स के अकॉर्डिंग। और तीसरा है एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अब हमारे पास नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग टू द 3 डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम, द इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड्स हमारे पास सजेस्टेड किए गए हैं। पहला वैल्यू एडेड, सेकेंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमें ये तीनों मेथड समझने हैं और हमारे पास पहला मेथड आएगा वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट मेथड भी हम बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मींस हमारी जो वैल्यू है वो लगातार जो ऐड की जा रही है। जैसे हमने बताया था कि एक रॉ मटेरियल से उसे फिनिश गुड्स तक लेकर जाने में हमारे पास वो किसी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, किसी के लिए वो फाइनल गुड्स होगा। इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, क्योंकि केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम इंक्लूड करेंगे, फाइनल वैल्यू ही इंक्लूड करेंगे, हम इंटरमीडिएट वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है वैल्यू एडेड मेथड, हमारे पास लेकर चलेंगे। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन terms of value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year। एक जो वैल्यू एडेड मेथड है जो मेजर्स किया जाएगा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन का मतलब जोड़ लगाते चल रहे हैं, बाई ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। भाई रॉ मटेरियल से चलता हुआ चलेगा, जैसे फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया, वीट से फिर वो मिल में गया, वहाँ फ्लोर बना, आटा बना, आटे से फिर ब्रेड बनी, ब्रेड को हमने सप्लाई किया, फिर वो होलसेलर के पास पहुँचा, फिर रिटेलर के पास और फिर कंज्यूमर के पास। इस तरीके से एक चेन होती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। इसके 2 नाम और हैं। प्रोडक्ट मेथड आपको मैंने बता ही दिया, इनके 2 नाम और हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी। ये जितनी भी प्रोडक्शन वैल्यू होगी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सबका जो हमारे पास टोटल आएगा वो आएगा जीडीपी निकल के। क्या आएगा? जीडीपी इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी, तो मार्केट प्राइस, तो हमारे पास कॉल्ड क्या कहेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी।
इट इज एडजस्टेड टू फाइंड आउट NNP-FC और नेशनल इनकम। मतलब हम इसे एडजस्टेड करेंगे किसके लिए, NNP को निकालने के लिए, जो हमारे पास नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो जिस तरीके से ग्रॉस से हमें डेप्रीशिएशन निकालना है, उस तरीके से हम उसको आगे कैलकुलेट करते चलेंगे, जो मैंने लास्ट चैप्टर्स में आपको क्लियर किया था। तो मीन्स जो वैल्यू एडिशन किया जाएगा, जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसको जब इंक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड करने के बाद जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा GDP-MP। क्या निकल के आएगा, GDP-MP। और GDP-MP से फिर हमें NNP-FC पर लेके आना है, क्योंकि नेशनल इनकम को हम NNP-FC बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मेरे पास अगला टॉपिक है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को किस तरीके से हम लेके चलेंगे, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूले से बहुत आसानी से समझ में आ सकता है ये टॉपिक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, हमें वैल्यू एडेड अगर हमें चाहिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो हमारी वैल्यू एडेड निकलेगी, मतलब GDP जो हमारी निकलेगी, वो वैल्यू एडेड जो हमारे पास, भाई हमारे पास सेक्टर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी या टर्सरी जिसको हम बोलते हैं, तीनों सेक्टर्स की मिला के हमारे पास GDP बनती है। तो हमारी जो GDP निकल के आई वो वैल्यू एडेड के अकॉर्डिंग निकलेगी, और वो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगी, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। मतलब जो हमारी डबल काउंटिंग वाली कंडीशन आती है, क्योंकि एक के लिए वो इंटरमीडिएट होता है और एक के लिए वो फाइनल गुड्स होता है। तो पिछले वाले की अगर हमारे पास फ्लोर वाले के पास पहुंच गया तो फ्लोर की वैल्यू जितनी हो गई, अब उसमें पीछे की वैल्यू घटा दी जाएगी, नहीं तो ये जुड़ जुड़ के तो बहुत महंगा हो जाएगा इस वजह से। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स वैल्यू। क्या होता है, सेल्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इट रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बेच दिया पूरा, जो हमने सोल्ड आउट किया, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, दैट इज सेल। साफ लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक बच जाता है, जो स्टॉक बच जाता है, इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ऊपर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स और नीचे दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हम तो जानबूझ के हम लेके चलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हमें अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा तो हमें सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, साफ लगा हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सीधा सीधा। अब मैं इसको पूरा एक डेफिनेशन में लिख दूं, इट इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। भाई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, जब अकाउंटेंसी आप लोग पढ़ रहे हो तो अकाउंटेंसी में सबसे मेन टॉपिक हो जाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, और उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास चेंज आ जाएगा तो स्टॉक आ जाता है। अब जैसा कि मैं दोबारा से बैक करूं तो हमें वैल्यू एडेड में पहला पॉइंट क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो फॉर्मूले बन जाएंगे, या तो केवल सेल्स और या फिर हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप लोग एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपके पास केवल और केवल डोमेस्टिक सेल दे रखी है, क्या दे रखी है, डोमेस्टिक सेल, तो अगर डोमेस्टिक सेल दे रखी है तो उस डोमेस्टिक सेल्स में आपको एक्सपोर्ट और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो टोटल सेल्स होगी। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर की सेल कर रहे हैं, है ना। तो सेल्स कौन सी, डोमेस्टिक सेल। सेल का मतलब नेट सेल होती है, नेट सेल का मतलब टोटल सेल्स होती है, टोटल सेल्स का मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हो गई। और केवल अगर डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है तो हमें एक्सपोर्ट भी जोड़ना पड़ेगा। आप लोग इस बात को रिमाइंड करके चलेंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट, ये मेरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट खत्म। अब बात आती है इंटरमीडिएट। इट रेफर टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या हो गया भाई, जो रॉ मटेरियल है उसको हमें हटाना पड़ेगा। अब देखो एक इलस्ट्रेशन हम लेके चलेंगे, जैसे फार्मर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 600,
कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट, तो वैल्यू एडेड कितनी बची 400। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसमें मुझे कुछ भी खास बात नहीं बतानी। देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, इस टेबल को ही आपको क्लियर किया है। क्लियर, जैसे हमें ये देखना पड़ेगा, देखो उसकी केवल 400 वैल्यू ली, 200 200 200 इस तरीके से। अब हमें फाइनल वैल्यू इस तरीके से टोटल कॉन्सेप्ट हमारे पास निकलेगा, जीडीपी एमपी इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज within the domestic territory of a country during the period of 1 year. Market value of final goods and services produced in the economy during the period of 1 year. सीधा सा having estimated GDP MP, अब हमने GDP MP निकाल दी, we find out NNP। मैंने पहले भी आपको बताया, देखो GDP MP से पहले हमें डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो NDP आ जाएगा, ग्रॉस से नेट। फिर MP से हम NIT घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, NFIA जोड़ देंगे तो NNPFC आ जाएगा। ऑप्शन खत्म, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको क्लियर किया है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, देखो पूरा एक फ्लो चार्ट सा दे रखा है, बड़ा प्यारा सा, और आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड एंड टेरिटरी सेक्टर्स। तो ये हमारे पास तीनों सेक्टर मिला के जीडीपी एमपी बनेगा। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी में एनआईटी घटा दोगे तो एनडीपीएफसी, एनएफआईए जोड़ दोगे तो एनएनपी एफसी हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इस तरीके से। अब लेकिन हमें प्रिकॉशंस क्या रखनी, सावधानियां क्या बरतनी पड़ेंगी। सावधानियां तो मेन है, अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो सावधानियां लेके चलनी पड़ेंगी। तो प्रिकॉशंस, फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड्स। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। देखो होता क्या है भाई, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। अब उस गुड्स की वैल्यू को बार बार आप इंक्लूड करेंगे, बार बार रीसेल करते रहेंगे तो उसको वैल्यू नहीं ली जाएगी। जैसे मैं एक साइकिल परचेज करके लाया 4000 रुपये की, अब 4000 रुपये की साइकिल परचेज करके लाया, मैंने उसको कबाड़ी में बेच दिया, वो मान के चलो 500 रुपये की बिक गई, तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। मीन्स इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके चैप्टर में आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन आता है ऑप्शंस में, इसके प्रिकॉशंस आ जाते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, कमीशन अर्न। देखो कमीशन है, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन भाई उसको खरीदने बेचने वाला तो कमा रहा है। स्क्रैप डीलर है क्या, नहीं है? स्क्रैप डीलर का काम क्या है, वो कमाएगा भाई, तो वो इनकम जोड़ी जाएगी। अब वो कैसे करेगा, कमीशन लेगा भाई, तुमसे खरीदेगा, दूसरे को बेचेगा। मींस कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। साफ साफ लिखा हुआ है, पिछले में क्या लिखा हुआ था, इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज रिवार्ड फॉर द सर्विस रेंडर। फ्री में थोड़ी ना करने को बैठा है भाई कोई, जब कोई काम करने बैठा है तो वो पैसे तो लेगा। हाँ उसकी वैल्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की, लेकिन उसको काम करने वाला जो कमीशन एजेंट है, जो उसके लिए काम कर रहा है, टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, उसमें दिमाग खपा रहा है, उसके लिए जो रिवार्ड ले रहा है वो इंक्लूड किया जाएगा, वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। देखो बेटा, इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, मतलब इन सबको हम लेकर चलेंगे। जैसे इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट, दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ। जैसे कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज। भाई अब मारुति वाला है, अब मारुति वाला खुद अपनी कार बना रहा है और अपनी कार से अगर अपने एम्प्लॉयज को बुला भी रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है। मतलब मेन हमारे पास कंडीशंस क्या होती है कि अगर वो अपने पास बुला रहा है, अगर अपनी कार से वो बुला रहा है, तो अगर वो अपनी कार से नहीं बुलाएगा तो किसी और की कार से बुलाएगा, तो उसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। जब उसके लिए खर्चा देना पड़ेगा तो कंडीशंस क्या होगी कि भाई उसकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए अगर अपना कोई प्रोडक्शन है और उसको अपने यूज में लिया जा रहा है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, imputed value of production for self consumption is taken into account।
जैसे अभी कार वाली कंपनी है और वो अपनी कार से ही अपने एम्प्लॉयज़ को बुला रही है, तो उसकी वैल्यू तो लग रही है या नहीं लग रही है। इसी तरीके से जैसे व्हीट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ, वही इंक्लूड की जाएगी। अगर यही व्हीट मार्केट में बेच दिया जाता, फिर खरीदा जाता, फिर तो फाइनल वैल्यू लगती, तो उसने खुद ही यूज़ कर लिया तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए इसकी वैल्यू को भी, इम्प्यूटेड वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा 5वां पॉइंट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। साफ साफ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं, क्योंकि बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्युपाइड और रेंटेड आउट। मतलब भाई हमने अपना ही मकान किसी बिजनेस में लगा रखा है, अपनी ही जगह किसी बिजनेस में लगा रखी है, तो उसकी वैल्यू को हम कम करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। हम सबको इस तरीके से मान के चलते हैं कि ये सारे हमारे रेंटेड है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसीडर्ड। भाई सेल्फ सर्विसेज मीन्स क्या होता है, जैसे घर के लोग हाउस वाइफ से काम कर रहे हैं, है ना, तो अब उसकी वैल्यू कैसे लगाओगे। जैसे अपने घर में छोटी सी हमने क्या कहते हैं बागवानी कर ली, उसमें खुद अपना पानी लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं। लेकिन अगर माली रख रखा है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वे टू अवॉइड इट। देखो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं फार्मर से, तो 400 रुपये का मान के चलो इसने दे रखा है, ए फार्मर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ व्हीट। भाई सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि 400 का उसने खरीदा। अब 400 का फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को बेच दिया, सपोज दैट 600 में बेचा, तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो गई 400 की, उसको 600 रुपये में वैल्यू कितनी हो गई। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे जो 400 रुपये में बेचा और फ्लोर मिल वाले ने उसे फ्लोर बना के ब्रेड वाले को बेचा, बेकरी वाले को बेचा 600 रुपये में, तो अब तो उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई 600। पहले के लिए 400, दूसरे के लिए 600, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1000। अब ब्रेड वाले ने फिर 100 रुपये और इंक्लूड करे 1100 हो गए। फिर उसकी वैल्यू दूसरे को बेची उसने होलसेलर को, उसके लिए 100 रुपये उसने ऐड कर लिए 1200, ऐसा करके तो बहुत वैल्यू ऐड होगी। लेकिन हम केवल जो वैल्यू का एडिशन होता है उसको लेंगे, मीन्स 400 से 600 हुआ तो 200 ऐड करेंगे, उसके बाद उसने 1000 रुपये में फिर 400 ऐड करेंगे। इस तरीके से हम ऐड करेंगे, ना कि हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेटेड करेंगे। जैसे while estimating national income as the market value of final goods produced in the economy, one is likely to encounter the problem of double counting। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, the problem arises when the value of certain goods is counted more than once। एक से ज़्यादा बार होती है तब काउंटिंग की, डबल काउंटिंग का तो मैं मतलब ही वही है कि एक से ज़्यादा हो तो 2 या 3 4 बार। This happens when we fail to draw the distinction between final goods or final sales or intermediate goods। As far as an individual entrepreneur is concerned, it sell its goods as final goods and treated its sale as final sales। भाई कोई भी एंटरप्रेन्योर है अपने आप बेच रहा है तो उसके लिए वो फाइनल हो गई, बट इट इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स टू क्लासीफाई सेल्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। अब हमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें ये फाइनल करना पड़ेगा कि कौन फाइनल गुड्स में है और कौन इंटरमीडिएट गुड्स में है, उसको हमें बताना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर एंड यूज। एंड यूज क्या है कि उसका एंड यूज कहाँ पे बन रहा है। तो जैसे सपोज ए फार्मर और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस 1 टन ऑफ व्हीट एंड सेल्स इट फॉर 400 इन द मार्केट टू ए फ्लोर मिल। एज फार एज द फार्मर इज कंसर्न द सेल ऑफ व्हीट इज ए फाइनल सेल। फार्मर के लिए क्या हो गई फाइनल, उसने कितने रुपए लिए 400। इफ ही डज नॉट हैव टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर ऑन द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, 400 बिकम द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो उसकी वैल्यू कितनी इंक्लूड कर देगा वो जीडीपी में 400 रुपये। इस तरीके से हमें जब आगे चलेंगे तो यही चीज हमें आगे देखनी है कि द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज इंटरमीडिएट गुड्स। भाई जो फ्लोर मिल खरीद रहा है व्हीट को, उसके लिए वो क्या हो गया इंटरमीडिएट। फार्मर के लिए क्या हो गया फाइनल गुड्स। व्हीट into floor and sell it to 600 to a baker, the floor mill treats the floor as a final। फ्लोर मिल कैसा ट्रीट करेगी उसे फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट करेगी, बट द बेकर यूजेज एट इंटरमीडिएट। मतलब आपको एक समझना पड़ेगा इस तरीके से
और वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो अगर नीचे देख रखा है तो अगर हम पूरी पूरी वैल्यू लेकर चलेंगे तो पहले के लिए 400, फिर 600, फिर 800, फिर 900, 2700। बट द फैक्ट ऑफ मैटर इज दैट ओनली फाइनल गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एंड दिस एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू ऑफ द ब्रेड rupees 900 sold by shopkeeper to its final user, the consumer should be included, implying the GDP is rupees 900 not rupees 2700। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई। हमें जो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, वैल्यू को जितना जितना हम ऐड करके चल रहे हैं। टू वेज ऑफ टू अवॉइड, दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड है। तो फाइनल आउटपुट हम केवल फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है लास्ट 900 रुपीज़ वो ले लिया, और या फिर हम क्या करेंगे शुरुआत में 400 रुपये, फिर उसमें 200 रुपये ऐड किए, फिर 200 रुपये, फिर 100 रुपये, तो इस तरीके से हम 900 रुपये। कल मैं इसका अगला टॉपिक आपको मतलब सॉल्यूशन आपको बताऊं, लेकिन अगर चाहे तो आज क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने निकाला ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ टू फर्म्स, फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाई फर्म ए और फर्म बी, सेल्स बाई फर्म ए, परचेज। अब देखो फर्म ए बेच रही है, परचेज कर रही है फर्म बी, किससे कर रही है, ए से, तो परचेज बी मतलब बी के लिए जो परचेज होगी वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी, तो परचेज जो कर रही है ए, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे तो वैल्यू एडेड बाई फर्म ए, सेल्स बाई फर्म ए माइनस परचेज फ्रॉम, इस तरीके से आप स्टॉक को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है भाई, जैसे हमने वैल्यू निकाली फर्म ए की और फर्म बी की, दोनों की वैल्यू जब हम निकालेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जीडीपी एफसी हमारे पास, एमपी हमारे पास निकल के आ सकता है। इसमें से हम माइनस करेंगे अगर हम एनआईडी, तो जीडीपी एफसी भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस अगर आप चाहें तो जैसे देखो सेल्स माइनस मतलब सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंज्यूम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। तो साफ लिखा हुआ है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो रहा है, मतलब एक ही फॉर्मूला उन्होंने बना दिया, और माइनस उसमें परचेज जो करी, परचेज क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, और आप इस टॉपिक को आज क्लियर करें। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप पर्टिकुलर वीडियोस को आप कंप्लीट देखें। कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में एक बार में आए, लेकिन अगर आपकी समझ में एक बार नहीं आता तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 1 या 2 बार आप जरूर बहुत धीरे धीरे देखें और समझें। और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं उसमें तभी इम्प्रूव कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, तभी आपकी समझ में भी आ पाएगा। मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर के सामने बता रहा हूँ, और एक आपके पास लाइव भी बता रहा हूँ, लाइव वीडियो भी देके बता रहा हूँ, जिसमें कि दोनों तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें, क्लियर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।